सभी साथियों को मेरा जय हिंद। ठीक है, और मैं हूं आपका सुधांशु भैया और मैं आपको पढ़ाता हूं क्लास 10th की गणित। ठीक है, एक्चुअली मैं पढ़ाता नहीं हूं, सिखाता हूं। और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक जो है, ठीक है, क्लास 10 का, उसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, जो बेसिकली आपको पढ़ना होता है वही है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्या कहता है। बेसिकली ये कहता है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है, ठीक है, जैसे 12 एक भाज्य संख्या, 14 एक भाज्य संख्या, 20 एक भाज्य संख्या, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यही कहते हैं आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। बेसिकली मान लेते हैं कि 12 कोई संख्या है, तो इस 12 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 को हम लोग 2 गुना 2 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 30 है, ठीक है, इसको हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल। ठीक है, ये जो देखो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में किसी भी भाज्य संख्या को लिखा जा सकता है। यही है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड बेसिकली किया कैसे जाता है। ठीक है, आपको भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में मालूम होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। बेसिकली अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या के बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, इसी तरीके से करके बहुत सारी अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो होती है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या, ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 10, जो भी जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड से हो सकते हैं, बेसिकली वो होता है आपका भाज्य संख्या। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो भी भाज्य संख्या को आपको तोड़ना है पहले उसको लिख देना है, और इस तरीके से 2 लाइन आपको पार लेनी है। ठीक है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। अब करना क्या है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है, 2 से इसमें भाग देना है। पहले आपको सोचना है क्या 2 से 12 में भाग लग सकता है, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लग सकता है। तो कितनी बार में, तो 6 बार में। तो 2 से भाग देंगे तो ये जो 12 है पक्कम पक्की 6 बार में चल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6, और फिर से एक लाइन मार देंगे। फिर ये 6 सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सोचना शुरू करना है। फिर क्या ये 6 2 से जा सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल जा सकता है। कितनी बार में, तो 3, 3 लिखने के बाद फिर एक लाइन पारेंगे। क्या अब ये जो 3 बचा ये 2 से जा सकता है, तो बोलेंगे भैया नहीं जा सकता। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3, ठीक है, तो क्या ये 3 3 से जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। कितनी बार में, तो एक बार में। तो 3 से इसे हम लगा देंगे कितनी बार में, एक बार में। जैसे ही आपको एक मिल जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा सांस लेना और थम जाना है। ठीक है, बस यहीं तक आपको करना है। उसके बाद करना क्या है कि जो आपकी 12 अभाज्य संख्या थी, ठीक है, ये जो 12 थे, इसको ये जो दायां तरफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्या, ये जो दाएं तरफ आपको आभाज्य संख्या नजर आ रहा है 2 2 3, ठीक है, इस 12 को हम लोग 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। बोलोगे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब ये पूरा नहीं है, ये जो 2 गुना 3 लिखा है ना, ये जो 2 गुना 2 2 बार आया ना, तो इसको 2 की पावर 2 के रूप में बेसिकली लिख देना है, फिर लिख देना है गुना 3। ठीक है, तो 12 को तुम 2 की पावर 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हो। यही है तुम्हारा, ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ना, और यही है तुम्हारा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसमें एक और चीज़ कहा जाता है कि ये जो गुणनखंड होता है, ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को, ठीक है, छोड़कर क्रम के बिना अद्वितीय होते। कहने का मतलब कि 12 को हम केवल 2 की पावर 2 गुना 3, यानी कि 2 और पहले लिखो फिर 3 लिखो, या पहले 3 लिख दो बाद में 2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। यानी कि क्रम का कोई निबंधन नहीं है कि क्रम के साथ ही लिखना है, कि यानी कि पहले 2 लिखना है फिर ही 3 लिखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले 3 भी लिख सकते हो फिर बाद में 2 भी लिख सकते हो, बस शर्त ये है कि वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी क्या, एक अभाज्य संख्या। उसी तरीके से 30 को तुम 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जो 40 है, ठीक है, इसको तुम 2 की पावर 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हो। 2 की पावर 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हो। 2 की पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 5 40 आपको वापस मिल जाएगा। ये जो 4 है इसको तुम 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हो। ये जो तुमको 120 नजर आ रहा है इसको तुम 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हो। जब 2 की पावर 3 करोगे तो ये 8, और 3 का 24, और 24 5 120। यही था तुम्हारा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब इसकी जरूरत की पड़ी, ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये अभाज्य गुणनखंड करना नहीं है। ठीक है, आपको अभाज्य गुणनखंड की मदद से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आप बचपन में एक विधि पढ़े होंगे कि इस तरीके से हम किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर भी आपको एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, लेकिन ये जो बचपन में पढ़ते थे तरीका उस तरीका से नहीं, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। ठीक है,
अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको कोई भी दी गई संख्या का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो संख्या 12 और 18, हमको कहा गया कि इसका तुमको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, हम मान लेंगे पहली संख्या को ए से डिनोट कर देंगे तथा दूसरी संख्या को हम लोग बी से डिनोट कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि जो 12 संख्या है तो 12 एक अभाज्य संख्या कहेंगे भैया बिल्कुल, ये जो 18 है ये भी एक भाज्य संख्या कहेंगे भैया बिल्कुल। ठीक है, करेंगे कुछ नहीं, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जब 12 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो पहले 2 से लगाओगे 6 बार में, फिर 2 से लगाओगे 3 बार में, फिर 3 से लगाओगे 1 बार में। बोलेंगे भैया 12 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 डेट मीन्स कि 2 की पावर 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 18 है इसको जब 2 से लगाओगे तो लग जाएगा 9 बार में। फिर ये जो 9 आया इसको 2 से लगाने जाओगे तो 9 तो 2 से लगेगा नहीं, किससे लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 से लगाओगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाओगे 1 बार में, यानी कि जो 18 आया है इसको तुम 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसको तुम 2 गुना 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हो। इतना तो समझ में आ ही जाएगा, क्लास 10th के बच्चे हो। 3 2 बार आया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लग सकते हैं। और उसके बाद करना क्या, उसके बाद इसको सजाना है, पहले 12 लिखना है, फिर 18 लिखना है, फिर 2 की पावर 2 गुना 3 लिखना है। 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 के रूप में। तो 12 को हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 2 की पावर 2 गुना 3। ठीक है, फिर जो 18 है इसको हम लोग 2 गुना 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना करने के बाद अब समझो एचसीएफ होता है क्या है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि जिन दो संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो जैसे 12 का एक फैक्टर तुमको नजर आ रहा गया 2, ठीक है, और 18 का भी एक फैक्टर है 2, लेकिन 2 की जो कॉमन पावर है ना वो लेना है। ठीक है, जैसे एचसीएफ निकालने में पहले जो पहली संख्या उसका एक फैक्टर देखो 2। अब तुम्हें देखना है कि 2 अगली संख्या में है कि नहीं, पहले ये देखना है कि 2 यहाँ पर है, 2 क्या अगली संख्या में है, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल भी अगली संख्या में भी है। लेकिन यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है 2 की पावर 2 और यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 की पावर 1। लेकिन एचसीएफ निकालने में जो हाईएस्ट कॉमन होता है, कॉमन समझते हो ना, जो दोनों में, जैसे यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 2 एक ही बार है, तो कॉमन कितनी बार है, तो कॉमन एक ही बार है। तो कॉमन एक ही बार है ना, तो एचसीएफ में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो उतनी ही बार लेते हैं। तो 2 जो है दोनों में मात्र एक बार कॉमन है, तो एचसीएफ निकालने वक्त हम मात्र 1 2 लेंगे। या फिर ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, तो पहले तो ये जान लो कि 2 दोनों में हो, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो जो मिनिमम पावर होता है वो लेते हैं। तो 2 की पावर मिनिमम है 2 की पावर 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, फिर गुना है तो गुना लिख देंगे। फिर अगला देखो, अगला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन है, 3 अगली संख्या में भी होनी चाहिए, यानी कि 18 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी 3 होना चाहिए। तो पहले तो 3 यहाँ पर है, क्या अगली संख्या में भी है, तो अगली संख्या में भी है। अगर कोई ऐसा केस तुमको मिल जाए जिसमें 3 यहाँ पर तो नजर आ रहा है लेकिन अगली संख्या जो उसमें नजर नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ निकालने में इस 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। एलसीएम निकालने में तो हर संख्या को कंसीडर करते, लेकिन एचसीएफ निकालने में उसी संख्या को कंसीडर करते हैं जो दी गई संख्या सब में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर हमको इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो 2 जो है वो दोनों में होना चाहिए और दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 2 था, यहाँ 2 की पावर 1 था, तो केवल 1 2 कॉमन था, तो केवल 1 2 लिए। उसी तरीके से 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 2 है। कॉमन हाईएस्ट कितनी बार है, तो कॉमन हाईएस्ट मात्र एक ही बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भी हम कितनी बार लेंगे, मात्र एक ही बार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 गुना 3 करोगे तो 6 तुम्हारा 12 और 18 का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। 6 तुम्हारा 12 और 18 का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो प्रीवियस वीडियो में हम तुमको यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना सिखाए थे, उससे तुम निकाल के चेक कर लेना, उससे भी एचसीएफ 6 ही आएगा, इससे भी एचसीएफ 6 ही आएगा। किसी भी तरीके से निकालो एचसीएफ तो 6 ही आएगा। बस ये एक तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया एचसीएफ निकालना। ठीक है, अभी और उदाहरण देंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने में, देखो एलसीएम निकालने में यहाँ पर एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2, एलसीएम निकालने में दोनों में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस 2 है 2 ले लेना है। ठीक है, अब 2 की कितनी पावर लेनी है, जितनी भी संख्या है उसमें कहीं पर भी 2 की जितनी मैक्सिमम पावर है ना वो लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, तो बोलेंगे भैया 2 की पावर 2, तो एलसीएम निकालने में हम 2 की पावर 2 ले लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है हम वो लेते हैं क्या, एलसीएम निकालने में। तो एलसीएम निकालने में हम यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लिए, यहाँ पर 3 की पावर 2 ले लिए, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 3 की पावर 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 चौका 36। ठीक है, यानी कि जो 2 संख्या आपको थी 12 और 18, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 36। ठीक है,
आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर नहीं क्लैरिटी मिली हो तो एक और उदाहरण लेके समझते हैं, इससे आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लेते हैं कोई दो संख्या हम लेके आपको बताते हैं 5 और 10, ठीक है, 5 और 10। अगर इसका तुमको एचसीएफ निकालना है तो पहले तो हम मान लेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो मान लेंगे a बराबर 5 और b बराबर 10। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपको सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5 को अगर 2 से लगाओगे तो लगेगा पूरा पूरा, कहेंगे भैया पागल हो क्या, 5 2 से नहीं लगेगा। अगली अभाज्य संख्या 3 से भी नहीं लगेगा, 5 केवल 5 से लगेगा एक बार में, यानी कि 5 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 5 गुना 1। जब 10 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से लगाने का प्रयास करोगे तो 5 बार में लग जाएगा, फिर 5 से लगाने का प्रयास करोगे तो एक बार में लग जाएगा, यानी कि जो 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुना 5। उसके बाद क्या करेंगे, 5 को एक जगह लिख देंगे 5 गुना 1 और इसके नीचे 10 को लिख देंगे, ठीक है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 2, ठीक है, 5 गुना 2। आप चाहो तो गुना में 1 भी डाल दो, नहीं डालो तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ बेसिकली निकालने में क्या किया जाता है, जो दोनों संख्या में कॉमन नंबर हो, ठीक है, वही होता है एचसीएफ। जैसे पहली संख्या 5 में 5 है, क्या अगली संख्या 5 में 5 है, बोलेंगे बिल्कुल 5 है। यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, यानी कि मात्र एक 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, मात्र एक 5 दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ निकालने में हम क्या ले लेंगे, इस 5 को उठा लेंगे। फिर अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर है 1, ठीक है, क्या अगला 1 इसमें है, तो है, बिल्कुल इसमें भी है। तो अगला नंबर 1 जो है इसको भी हम उठा लेंगे एचसीएफ में, ठीक है। अब देखो, अब किसी को डाउट होगा सर यहाँ पर 2 है, क्या लेंगे, नहीं, यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए एचसीएफ निकालने में इस 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, यही फर्क है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ में हम उन्हीं अंक को कंसीडर करते हैं जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 था। अब उसमें भी अगर पावर का अंतर हो जाता है तो जो कॉमन पावर होता है वही लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो जो कॉमन पावर होगा 5 की पावर 1 वो लेंगे। कहीं पर अगर 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है तो कॉमन पावर आ जाएगा 5 की पावर 2। बेसिकली जो मिनिमम पावर होता है वही कॉमन पावर होता है, ठीक है। तो 5 ले लिए, एक दोनों में था तो 1 ले लिए, यानी कि इसका एचसीएफ आ जाएगा 5 एकम 5 एचसीएफ आ जाएगा। और जब एलसीएम निकालने की बात आएगी तो एलसीएम निकालने में इसमें हो या ना हो, यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है, 5 ले लेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि दोनों संख्याओं में जहाँ पर 5 की मैक्सिमम पावर बन रही होगी वो लेंगे। जैसे यहाँ पर भी 5 की पावर 1 बन रही है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 बन रही है, तो मैक्सिमम पावर का झंझट ही नहीं है, पावर सेम है तो 5 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 ले लिए, यहाँ पर 2 है, फर्क नहीं पड़ता ऊपर है या नहीं है, बस ले लेना है। देखते इसलिए है दोनों संख्या में जहाँ पर मैक्सिमम पावर बनती है ना वो लेते हैं, तो यहाँ पर 2 ले लिए, ठीक है। और एलसीएम हो जाएगा आपका 5 एकम 1, 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके, ठीक है, किन्हीं 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आपको 2 संख्या दी गई होती है तो किन्हीं 2 संख्या और उसके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि माना कि कोई 2 संख्या ए और बी, अगर कोई 2 संख्या आपको ए और बी दे दिया रहता है तो इसके एचसीएफ और एलसीएम और इन 2 संख्याओं में क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, देख लो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, उनके एचसीएफ यानी कि एचसीएफ और ए इंटू बी और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आसान भाषा में समझो कि कोई 2 संख्या ए और बी, ठीक है, तो इन 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, गुना करने से जो आएगा वही गुणनफल अगर इन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और इन 2 संख्याओं का जो एलसीएम होगा उनको गुना करने से आएगा, ठीक है, अभी नहीं, उनको गुना करने से आएगा, ठीक है। उदाहरण से ले लो 5 और 10, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस स्लाइड में आप देखो 5 और 10, ठीक है, 5 और 10 ये 2 संख्या थी, जब इसको गुना करोगे तो आएगा भैया 50। अब देखो 5 और 10 का जो एचसीएफ था, तो यहाँ नज़र दौड़ाओ तो 5 और 10 का जो एचसीएफ था वो क्या था 5 और इसका एलसीएम क्या था 10, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। देखो कैसे, जब इन 5 और 10 का एचसीएफ निकाला था तो आया था कितना 5, और इन्हीं 5 और 10 का एलसीएम निकाला था तो क्या आया था 10, एचसीएफ आया था 5 और एलसीएम आया था 10, ठीक है। तो जब इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करोगे तो भी क्या आ जाएगा 50। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल 50 और उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 50, यानी ये जो थ्योरी कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट कर रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये है आपका 100% ट्रू, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से भी पुष्टि कर दिए, ठीक है। एक और उदाहरण लेके देख लो, जैसे 12 और 18 लेके देख लो, ठीक है, 12 और 18 लेके देख लो। जब 12 और 18 का गुणनफल करोगे तो तुम्हारा दहे में 180 और 2 बार गुना करोगे तो 36, तुम्हारा आ जाएगा 216, ठीक है। जब इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल किए तो हमको क्या मिला 216। जब इन्हीं 2 संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो एचसीएफ निकाले थे इन्हीं 2 संख्या का तो आया था 6, और इन्हीं 2 संख्याओं का जब एलसीएम निकाले थे तो आया था 36। तो इनके एलसीएफ और एलसीएम का गुना करके देखे थे, एचसीएफ आया था 6 और एलसीएम आया था 36, तो जब 6 गुना 36 करोगे तो भी आ जाएगा 216,
ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा 216। तो यहाँ से इस बात की पुष्टि होती है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ये अंकगणित का आधारभूत परिमेय वाला कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है, और इसी कंसेप्ट पे आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है वो बेस्ड है। ठीक है, इस कंसेप्ट वाले वीडियो को आपको फिर एक बार अच्छे से देखना है, नहीं समझ आए तो फिर से देखना है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट कर लेना है, हम आपको वहाँ से भी कमेंट का रिप्लाई देके भी आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 आपको अच्छे से कर लेना है।